नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से आज भारत में कोरोना की महामारी चली उसके बाद चीन की तरफ से भी संकट पैदा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसको भुनाने की कोशिश की और कांग्रेस रह रहकर केंद्र सरकार के ऊपर तमाम हमले करती हुई नजर आई। और अब ताज़ा मामला है पेट्रोल और डीजल की कीमत के बहाने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाने का। सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि मोदी सरकार ने पिछले लॉकडाउन के पीरियड में 22 बार पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये बहुत बड़ी मुनाफाखोरी है। और उनके बेटे ने भी यही कह दिया और ये कह दिया कि हमें तो लगता था कि हमने ये कहा था सरकार से कि आप न्याय योजना चलाकर गरीबों की मदद कीजिए, लेकिन सरकार गरीबों की मदद करने की बजाय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर गरीबों को लूट रही है और अमीरों का पैसा जो कर्जा है उसको बट्टे खाते में डालकर अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। ये राहुल गांधी का कहना है। और अब इस पूरे खेल को समझाने से पहले मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कांग्रेस ये जो कह रही है इस गणित में कितनी सच्चाई है और कांग्रेस का क्यों रोल रहा है इन पिछले जो कई महीनों में जब रेट बढ़े हैं। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि सरकार रेट बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है, जबकि कांग्रेस के ही जो राज्य सरकारें कांग्रेस की या कांग्रेस के सहयोग से चल रही हैं वो खुद इस मामले में पहले काफ़ी आगे हैं। और इन राज्य सरकारों ने, चाहे वो पंजाब की रही हो, चाहे राजस्थान की राज्य सरकार रही हो, या महाराष्ट्र की रही हो, या फिर छत्तीसगढ़ की रही हो, इन राज्य सरकारों ने कई बार वैट के दाम बढ़ाए जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। जहाँ तक सवाल है केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से 18 लाख करोड़ रुपए का, तो शायद सोनिया गांधी को गणित नहीं आता है। ये हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं क्योंकि वो किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी से किसी वैध परीक्षा में पास नहीं है। वो अपने आप को इंग्लिश में एक डिप्लोमा होल्डर बताती है और उसके अलावा उनके बारे में तमाम लोगों ने बड़े दावे किए थे, बहुत बड़ी ग्रेजुएट है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। ऐसा ही राहुल गांधी के बारे में था। 18 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और भारत सरकार को जो रकम टोटल टैक्स से मिलती है उसके कहीं आसपास बैठती है। और इतनी रकम पेट्रोल से, वो भी 3 महीने में अगर आने लगे तो शायद केंद्र सरकार को बाकी टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन सोनिया गांधी चूंकि बातों को बढ़ाने में और बहुत ज़्यादा हाइप दिखाने में, आम आदमी को बरगलाने में ये पूरा का पूरा नेहरू गांधी खानदान बहुत ज़्यादा आगे रहता है। इसीलिए इन्होंने 18 लाख करोड़ का एक आंकड़ा दे दिया और ये बताने की कोशिश की कि इतना ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कमा लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उसका जो अंतर है वो 18 लाख करोड़ रुपए हो जाए। और इसको लेकर जिस तरीके से बाकी राज्य सरकारों ने उसके बजाय ज़्यादा पैसे बढ़ाए जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतें अब केंद्र सरकार नहीं बल्कि कंपनियां निर्धारित करती हैं और वो अपने खर्चे और तमाम टैक्सेस के बाद में ऐसा करती है। और जो टैक्स की अगर बात की जाए तो राज्य और केंद्र के टैक्स मिलाकर करीब 49 रुपये के करीब पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारे कारण हैं। रिफाइनरीज के खर्चे होते हैं और भी तमाम जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। और उसमें जो एक बढ़ा चढ़ाकर बात करने की और जनता को गुमराह करने की वो कोशिश होती है वो आज कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से हर छुटभैया नेता को ये निर्देश दे दिया गया कि इस पूरे मुद्दे पर भारत के अंदर एक तूफान सा खड़ा कर देना है और ऐसे दिखाना है जनता को कि मोदी सरकार तेल के नाम पर जनता को लूटने में लगी हुई है और लूट का ये पैसा बड़े बड़े अरबपतियों को बांटने में लगी हुई है। जबकि हकीकत तो ये है, कांग्रेस के ज़माने में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे या फिर वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब इस देश को हर क्षेत्र में लूटा गया। और लूट का सबसे बड़ा तो सबूत अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी के एनजीओ जिसका नाम दिया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें जाने कहां से इन लोगों ने पैसा लिया। भारत के दुश्मनों से पैसा लिया, दुश्मन की कंपनियों से पैसा लिया और उसके अलावा तमाम ऐसे बदनाम लोगों से पैसा लिया जो दूसरे देशों में हस्तक्षेप करके सरकारें गिराने, बनाने और तमाम तरीके के षड्यंत्र करने में शामिल रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस के जो नेताओं की बात है, आज आपको कांग्रेस के तमाम मंत्री वगैरह जो पेट्रोल में जो हाइक हुआ है यानी कि बढ़ोतरी हुई है उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी राज्य सरकारें अगर उस वृद्धि के पक्ष में नहीं थी तो उन्हें खुद अपने आप वैट खत्म कर देना चाहिए जिससे पेट्रोल अपने आप सस्ता हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहा। जैसे दिल्ली का अगर बात की जाए तो दिल्ली में आज डीजल पेट्रोल से महंगा हो चुका है। तो ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसने डीजल के ऊपर वैट के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए जिसकी वजह से ये अंतर नज़र आ रहा है। कांग्रेस के ज़माने में भी दाम बहुत बड़े थे और कई बार तो ऐसी
ऐसी स्थिति पैदा हुई तो जो आज के दाम से भी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही कि हमारे समय में कीमत कम थी, लेकिन तब रुपए का जो कीमत थी, जो परचेजिंग पावर थी, वो आज के समय से काफ़ी ज़्यादा थी। और उस स्थिति को अगर कन्वर्ट करके देखेंगे तो उस समय आज के हिसाब से जो दाम थे, आज के रुपए के हिसाब से वो 100 रुपये से ज़्यादा थे। लेकिन कांग्रेस जानती है कि आम जनता इन पूरे आंकड़ों को, इन पूरे गणित को नहीं समझ पाती है, और उसको जो भी गणित समझा दिया जाए वही उसकी समझ में आता है। और जैसा कि गोवेल्स का एक सिद्धांत था कि बार बार झूठ बोला जाए तो लोग सच मान लेते हैं, यही कोशिश राहुल गांधी ने चुनावों के समय की थी, जब प्रधानमंत्री पर राफेल में चोरी का आरोप लगाया था। और अब उसी कोशिश को ये तीनों के तीनों माँ, बेटे और बहन मिलकर कर रहे हैं, और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जब जनता पीड़ित है, कि मोदी सरकार आज जनता की दुश्मन बनी हुई है, उसके हित में काम नहीं कर रही। जबकि हकीकत ये है, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान तमाम सहूलियतें जनता को दी गई, मोरेटोरियम दिया गया, जिनकी किस्तें थी उन किस्तों को 6 महीने तक के लिए माफ़ कराया गया, उसके अलावा तमाम सुविधाएं सरकार ने दी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ऐसी संकट की घड़ी में जब चीन भारत पर हमला कर रहा है, उस समय भारत सरकार अपने तमाम खर्चों को बैलेंस करते हुए हथियारों की खरीद भी कर रही है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ये सब पसंद नहीं करती। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सरकार अपनी सुरक्षा पर पैसा खर्च करके फिजूल खर्ची कर रही है, और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि कांग्रेस की सीधी दोस्ती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से, और कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार किसी भी तरीके से पैसा खर्च करके देश की सुरक्षा को मजबूत बनाए, देश के लिए हथियार खरीदे, सेना के लिए फाइटर प्लेन खरीदे या फिर गोला बारूद खरीदे, जिसकी हालत कांग्रेस ने जाते समय ऐसी कर दी थी कि भारत की सेना के पास 10 दिन तक लड़ने के लिए भी गोला बारूद नहीं बचा था, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई थी। और तो और कांग्रेस ने ही खुद मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10 दिन तक गोला बारूद चला सके। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जैसे लोग, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग। उसका एक नमूना मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जब पहली बार वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह, तब 1991 मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया था, उस बजट में करीब 0.35% का जो एलोकेशन था वो सोनिया गांधी के उस एनजीओ के लिए रखा गया था, जिसको लेकर आजकल बवाल मचा हुआ है। यानी कि 350 करोड़ रुपए तक देने को राजी हो गए थे उस एनजीओ को। और उस समय के अगर बजट का मैं आपको पूरा जो आउटले था वो बताऊं तो वो था 1,16,000 करोड़ रुपए का। यानी कि आज के बजट से लगभग वो जो बजट था वो 20वां हिस्सा था। और वैसी स्थिति में अगर आज के बजट में आप इसको रखेंगे जो 0.35% है, तो आज के बजट के हिसाब से ये करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए बैठता है, जो कि किसी बड़े बड़े मंत्रालय का टोटल साल का बजट नहीं होता है। उतना पैसा मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका वाड्रा के निर्देशन में चलने वाले एक घरेलू पारिवारिक एनजीओ को देने वाले थे। इससे बड़ी अनर्थ की बात आप क्या समझ सकते हैं? किस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया था उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मनमोहन सिंह जब सरकार से बेदखल हुए थे, उसके बाद भारत के ऊपर करीब 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का ईरान का तेल का बकाया था। यानी कि तेल जो ईरान से इंपोर्ट किया गया था उसका पैसा भी सरकार नहीं चुका रही थी। तमाम क्षेत्रों में बदहाली थी, खस्ताहाली थी। और आज जिन अमीरों की बात ये लोग कर रहे हैं कि अमीरों का पैसा माफ कर दिया गया है, उसकी जड़ में भी अगर कोई है तो मनमोहन सिंह की अनर्थकारी नीतियां हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा के वो तमाम घपले, घोटाले हैं, या वो जो कमीशन खोरी है जिसकी वजह से इन बड़े बड़े अरबपतियों, खरबपतियों की कंपनियों को बैंकों ने लगातार लोन दिया। और वो लोन भी लोन के ऊपर लोन दिया जाता रहा, क्योंकि वो कंपनियां पहले ही खस्ता हाल हो चुकी थी, लेकिन दिखाने के लिए वो कंपनियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि करीब 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बनता हुआ नजर आ रहा था जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन मोदी सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए गए, उसकी वजह से तमाम जो एनपीए था उसको रोकने की कोशिश की गई, और एनपीए को घटाने का भी कामयाब हुई मोदी सरकार पिछले 6 साल में। जिसका नतीजा ये रहा कि अब वो जो एनपीए की स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है। बैंकों ने जिस तरीके से, जिसको ये बट्टा खाता कहते हैं, वो दरअसल केवल बुक्स के अंदर उसको अलग हेड में दिखाने की बात होती है। इसका कहीं मतलब नहीं होता कि उनसे वसूली नहीं होती। वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, उनकी नीलामी की प्रक्रिया चलती रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उन कंपनियों के
जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करके, उनको नीलाम करके उस पैसे को वापस लाया जाए। लेकिन उसकी बात, उसकी चर्चा मोदी सरकार को लेकर सोनिया गांधी नहीं करती है, मनमोहन सिंह या फिर चिदम्बरम जैसे उनके चाटुकार नहीं करते, और राहुल और प्रियंका को तो इन मामलों की जानकारी है ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ भोंपू की तरह बोलना आता है, और यही वजह है कि आज राहुल गांधी मोदी सरकार को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो गरीबों के हित में ये सारे टैक्सेस वापस ले और पेट्रोल डीजल को सस्ता करके इन लोगों को राहत पहुंचाए, चाहे सरकार को अपना जो खर्चा चलाने के लिए विदेशों से कर्ज लेना पड़े या फिर 91 वाली स्थिति पैदा हो जब देश का पूरा सोना गिरवी रख दिया गया था, चूंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे सरकार चलाने के लिए। तो ये लोग मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये उन मुद्दों के अंदर मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां मुद्दा होता नहीं है, देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने जो लूट खसोट की है उसका अब तक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन के तमाम राज अब खुलते जा रहे हैं उससे ये परिवार बौखलाया हुआ है। और यही वजह है कि काफी बड़े स्तर पर ये आरोप लगाकर अपने ऊपर से जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर से ध्यान हटाना चाहता है मीडिया का, उनके ऊपर से जनता का ध्यान हटाना चाहता है और ये दिखाने की कोशिश करना चाहता है कि मोदी सरकार इन परिवार वालों को निशाना बना रही है। लेकिन वास्तव में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा अनर्थ किया हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि जिस बात को ये कहते हैं उसका कोई तथ्य नहीं होता, उसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अब तीनों माँ बेटे मिलकर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो एक ही जगह बनाया जाता है, उसकी बैकग्राउंड एक होती है, उसका स्क्रिप्ट राइटर एक होता है, कैमरामैन तक एक होता है, और उस वीडियो को अपने जो इनके पेड कुछ पत्रकार या कुछ चैनल हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और वो इसको ऐसे दिखाते हैं कि सोनिया ने बड़ा हमला बोला, सोनिया ने सरकार की खिंचाई की, और वो फिर आराम से टीआरपी के लिए तमाम चैनल उसको उठा लेते हैं, उस पर 24 घंटे की डिबेट होती रहती है और इस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। लेकिन उसका ये इस बात को नहीं समझ रहे कि ऐसा करने से देश के जो आज संकट बना हुआ है उससे ध्यान बढ़ता है, सेना का मनोबल कम होता है, सरकार को भी काम करने की फुर्सत नहीं मिलती और सरकार उलझ कर रह जाती है, जो कि दुश्मन भी यही चाहता है। आज देश चीन के साथ तैयारियों में लगा हुआ है, तब ऐसे समय में ये इस तरीके की बातें करके अपनी पुरानी फितरत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।